अमाकड़ी किग्यर के होंठ जवानी के रोश और बेबसी के गर्म पानियों में उबल रहे थे, और इन होंठों से जब उसने अपनी विवाह की पहली रात में अपनी बीवी के जिस्म को छुआ, उसे लगा कि वह एक कच्चा शलजम खा रहा था। किशोर के बाप ने आज सारी हवेली का मुंह माथा बिजली की रोशनी से संवारा हुआ था, पर किशोर के सोने के कमरे को आज सारी हवेली से विशिष्ट रूप देने के लिए किशोर की बहनों ने और किशोर की भाभियों ने, जिनमें उसके दोस्तों की बीवियां भी शामिल थीं और जिनके साथ उसके दोस्त भी मिले हुए थे, मोमबत्तियों की रोशनी चुनी थी। किशोर ने मोमबत्तियों की रोशनी में अपनी बीवी के मुंह की ओर देखा। उसकी बीवी के गोरे गोरे मुख पर एक मुस्कान थी। फिर किशोर ने मोमबत्तियों के मुख की ओर देखा। मोमबत्तियों के गालों पर पिघलती मोम के आंसू बह रहे थे, और किशोर का दिल किया कि वह अपनी सारी की सारी बीवी को झकझोर कर कहे कि यह देख, इन मोमबत्तियों के आंसू तुम्हारी एक मुस्कान का मूल्य चुका रहे हैं। किशोर ने अपनी जुबान दांतों के नीचे दबा ली। उसे लगा कि अभी उसकी बीवी खिलखिलाकर हंस उठेगी और कहेगी, आज इस हवेली की बैठक को तो देखा। अगर एक कोने में रेडियोग्राम पड़ा है तो दूसरे कोने में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, तीसरे कोने में कपड़ों से भरे पूरे ट्रंक पड़े हैं और चौथा कोना पलंगों और अलमारियों से भरा हुआ है, और हवेली के दरवाजे पर खड़ी मोटर, ये सब चीजें तुम्हारे दिल का मूल्य चुका रही हैं। किशोर ने एक एक कर सारी मोमबत्तियां बुझा दी, जैसे हाथ से उनके आंसू पोंछ लिए हों, और फिर उसे लगा कि इस अंधेरे ने अपने रुमाल से उसकी बीवी की मुस्कान को ढक दिया था। काफी देर बाद जब किशोर को यह लगा कि घर के सारे लोग उसकी बीवी की तरह सो गए थे, वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और हल्के से कमरे का दरवाजा खोलते हुए हवेली के बगीचे में चला गया। हवेली का माथा बिजली की बत्तियों में चमक रहा था। बड़े मालिक के हुक्म के मुताबिक यह रोशनी पूरी रात इसी तरह रहनी थी। किशोर ध्यानपूर्वक हथेली को देखने लगा और फिर देखते देखते उसे अमाकड़ी के गले में पहनी हुई कुर्ती याद हो आई। काले सूत की छो कुर्ती जो सीप के सफेद बटनों से मड़ी हुई थी। किशोर को अपनी ननिहाल याद आई। अपने ननिहाल गांव का अजरा जाट याद आया, और इस अजरे जाट की बेटी अमाकड़ी याद आई। किशोर जब कॉलेज में पढ़ता था, एक बार अपनी मां के कहने पर गर्मी की छुट्टियों में अपनी ननिहाल चला गया था, और फिर पूरे 3 सालों के लिए उसने सारी की सारी छुट्टियां अपनी ननिहाल गांव के लेके लगा दी थी। अमाकड़ी, यह भला तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा क्या नाम रखा है? किशोर ने उससे पूछा था। हमारे गांव में आम बहुत होते हैं, लोग उन्हें चूसते भी हैं, उनका अचार भी डालते हैं, उनका मुरब्बा भी डालते हैं, उनकी चटनी भी बनाते हैं और उनकी फोके सुखाकर मर्तबान भर लेते हैं। मेरी माँ ने मुझे भी आम की एक फोक समझ लिया और मेरा नाम अमाकड़ी रख दिया था। उस तीखी, पतली और सांवली लड़की ने बड़े भोलेपन से किशोर को जवाब दिया। पहले साल की छुट्टियां तो पूरी हंसी खेल में बीत गई थी। सिर्फ इतना फर्क पड़ा था कि शहर से गांव जाते समय किशोर ने माँ को जो बात कही थी, मैं तुम्हारी बात नहीं मोड़ता, पर इतनी बात अभी बता देता हूँ कि मुझसे गांव में अधिक दिन नहीं कटेंगे। 5-7 दिन रहूंगा और फिर बाकी की छुट्टियां बिताने के लिए मैं किसी दोस्त के पास चला जाऊंगा। वह बात किशोर को याद न रही। गांव में बहुत से आम के बाग थे, एक बाग अमाकड़ी का भी था। किशोर सारा दिन आम के उस बाग में बैठा रहता था, यहीं बैठकर पढ़ता था और दोपहर को आमों की छाया में चारपाई डालकर वहां सो रहता था। दोपहर को चलती लू में चाहे जमीन गर्म हो जाती थी, पर घरों का पानी ठंडा हो जाता था। अमाकड़ी ने उसके लिए अपने बाग में एक कोरा घड़ाला रखा था, जिस पर उसने चप्पनी के स्थान पर कांसे का एक चमकता कटोरा औंधा धरा हुआ था। न मालूम दोपहर की लू के हाथों या कोरे घड़े की सुगंध के हाथों या कांसे के चमकते कटोरे के हाथों किशोर को बार बार प्यास लगाती थी, और जब वह आमों की रखवाली करती बैठी हुई अमाकड़ी को पानी पिलाने के लिए कहता था तो अमाकड़ी हर बार उसे कहती थी, किशोर बाबू, तुम्हें हर समय प्यास ही लगी रहती है। और अमाकड़ी की हंसी उसके हाथ में पहनी हुई चूड़ियों की तरह खनक उठती थी। किशोर को पूरी की पूरी अमाकड़ी आम की एक टहनी जैसी लगती थी। अमाकड़ी अपने गले में कच्चे हरे रंग की कमीज पहनती थी, जो किशोर को टहनी के हरे पत्तों जैसो लगती थी। और जिस दिन जब कभी यह अपनी कमीज बदल आती थी, किशोर उसे उस कमीज की याद दिला दिया करता था, और फिर अगले दिन अमाकड़ी उस कमीज को धो सुखाकर फिर पहन आती थी।